पिछले भाग में आपने देखा कि पंडित नारायण पाठक ने कितने नाजों से पालपोस कर बेटे गणेश की शादी पंडित दीनदयाल की बेटी कंचन से कितने हर्षोल्लास के साथ की तथा बहू को अपने घर लाए। लेकिन बहू के आते ही पाठक जी के घर में किस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटने शुरू हो गई और उनके पूरे परिवार का जीना दूभर हो गया। उसी कड़ी में देखें आगे और क्या क्या होता है। धीरे धीरे गांव और क्षेत्र के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और पंडित नारायण पाठक के परिवार के प्रति आस्था निष्ठा समाप्त हो गई। सभी लोग पंडित नारायण के घर के दरवाजे पर एकत्र होकर उनसे कंचन को घर से बाहर हटाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। पंडित जी निरुत्तर कुछ भी कहने में असमर्थ थे। गणेश पिता की लाचारी व पुत्र मोह देखकर अपने सेना के शीर्ष अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। सेना के अधिकारियों द्वारा गणेश को सलाह दी गई कि वह कंचन को साथ लेकर सीधे पूना के सैनिक अस्पताल आए। गणेश अब कंचन के कमरे का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। कंचन के रजस्वला के ठीक 15 दिन बाद कमरे का दरवाजा खुला और वह बिल्कुल सामान्य, या यूं कहा जाए जैसे कोई बात हुई नहीं। एक बात और परेशान करने वाली यह थी कि 15 दिनों में उसे भूख या जीवन की अन्य आवश्यकता उसे महसूस नहीं हुई। यदि हुई होती है तो उसकी संसाधन कहाँ से उपलब्ध होते होंगे, क्योंकि कमरे में कहीं से भी बाहर आने जाने का रास्ता नहीं है। वैसे भी गांव में नई नवेली दुल्हनों का कमरा घर का सबसे सुरक्षित कमरा होता है। गणेश बिना विलंब किए पूना सैनिक अस्पताल ले जाने की तैयारी पूरी करके एक दिन बाद ही वह पूना के लिए मां सुरुचि और पिता नारायण के साथ गांव के घर में ताला बंद करके निकल गया। 2 दिन बाद वह पूना पहुंच गया। चूंकि यह प्रकरण कमान स्तर तक मालूम था, अतः अस्पताल प्रशासन ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। उसे पहुंचते ही कंचन को अस्पताल में दाखिल कराया गया तथा उसे विशिष्ट वार्ड में निगरानी हेतु रखा गया। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जांच कराई गई, मगर कंचन को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर्स का एक राष्ट्रीय स्तर का पैनल पूरे प्रकरण पर माथा पच्ची कर ही रहा था कि लगभग 12-13 दिन बाद कंचन के मासिक धर्म की तिथि आई और रजस्वला होते ही पूना का सैनिक कमांड हॉस्पिटल, जिसमें कंचन भर्ती थी, कौतूहल का स्थान और लोगों के भीड़ का केंद्र बन गया। एकाएक कंचन का वह कमरा जिसमें कंचन को अस्पताल प्रशासन ने भर्ती कर रखा था, अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी और कमरे से खून की धार बहने लगी। चूंकि मामला सेना का था, जहां लोगों को मौत से भी निर्भीक रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, घबराहट चिंता अवश्य थी, मगर भय नहीं था। यहां भी शहर से पशुओं और मनुष्यों का एकाएक गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया, मगर यहां खास बात यह थी कि कंटोनमेंट इलाके में ऐसी वारदात नहीं होती थी। अस्पताल प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सभी डॉक्टर्स इस अति विशिष्ट केस पर अपनी योग्यता अनुभव का प्रयोग कर रहे थे, मगर सब बेकार। अब गणेश के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने सोचा कि कंचन को उसके पिता के पास भेज दे। उसने कंचन के पिता श्री शुक्ला जी को बुलाने के लिए टेलीग्राम भेजा। इधर मिलिट्री के कमांड हॉस्पिटल में ही नहीं, लगभग सारे देश में इस विशेष घटना के चर्चे होने लगे। चूंकि उस वक्त मीडिया इतना तेज नहीं था, अतः कानो कान पूरा प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे 15 दिन समाप्त हुए। कंचन एकदम सामान्य व्यवहार से अपने बेड पर सुरक्षित थी। कंचन के पिता सीधे सेना के अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही पंडित नारायण पाठक उन पर आग बबूला होकर बोले, आपको मेरा ही बेटा मिला था जीते जी फांसी पर लटकाने के लिए। शुक्ला जी बेटी के बाप थे, अतः कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। हालांकि पाठक जी और शुक्ला जी के रसूख में जमीन आसमान का अंतर था। पाठक जी ने कहा, जब से कंचन मेरे घर आई है, हम लोगों की जिंदगी जीते जी नर्क हो गई है। अच्छी खासी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई हमारी। गांव घर छूटने के कागार पर है, हम पर दया कीजिए। आप अपनी बेटी अपने घर ले जाए। दोनों परिवारों के बीच वातावरण कटुता की पराकाष्ठा को पार कर चुका था। दोनों परिवारों ने सेना अस्पताल को ही कुरुक्षेत्र का मैदान बना लिया था। गणेश कंचन कुछ भी बोल सकने की स्थिति में ही नहीं थे। दोनों परिवारों में तकरार की खबर अस्पताल में फैल गई। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर रहेजा वहां पहुंचे और उन्होंने पाठक जी से कहा, महोदय,
मैंने इस अजीबोगरीब केस के विषय में बात अपने मित्र जो सिल्टे अमेरिका में डॉक्टर है से बात की। उन्होंने हमसे इस अजीब केस को स्वयं देखने को कहा है और वे आ रहे हैं। अतः आप लोग उनके आने तक कंचन के जीवन में घटती घटनाओं को एक बार और होने दो, केवल प्रयोगात्मक तौर पर, यह मेरा निवेदन है। शुक्ला जी के पास तो कोई विकल्प नहीं था। पाठक जी ने भी दबे मन से चुप्पी साध ली। सिल्टे से डॉक्टर मॉरिसन एक विशेषज्ञ दल के साथ भारत पहुंचे। आते ही उन्होंने सेना हॉस्पिटल के उस पैनल से बात की जिसकी निगरानी में 15 दिनों तक कंचन वार्ड में बंद थी। फिर उन्होंने सभी जांच चिकित्सा जो दी जा चुकी थी का स्वयं बड़ी गंभीरता से अपने पूरे दल के साथ अध्ययन किया, मगर कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अतः डॉक्टर मॉरिसन के नेतृत्व में पूरा जांच दल इस बात से सहमत हुआ कि अब प्रत्यक्ष घटित होने वाली घटना को देखा जाए। वह समय भी नजदीक आ गया जो वक्त कंचन के साथ घटित होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का दौर शुरू होता। कंचन पुनः कमरे में बंद हो गई और उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। खून की धार कमरे से बहने लगी। डॉक्टर मॉरिसन ने कमरे से आती आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते रहे, मगर कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। कमरे से बहते खून का लेबोरेटरी टेस्ट कराया, परंतु टेस्ट में खून के कोई लक्षण नहीं मिलते। डॉक्टर मॉरिसन की पूरी टीम ने पूरी योग्यता एवं शिद्दत से सभी संभव प्रयास किया, मगर नतीजा शून्य निकाला। 15 दिन बीत गए, मगर डॉक्टर मॉरिसन की पूरी टीम को कोई बात समझ में नहीं आई, साथ ही साथ और भी कंफ्यूज होकर उलझकर परेशान हो गई। अंततः हार मानकर लौट गई। अब कंचन के पिता शुक्ला जी हताश निराश नारायण पाठक से बोले, पाठक जी, मैं अपनी पुत्री को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सिर्फ यह निवेदन करता हूँ कि आप आपकी पत्नी और गणेश के साथ मेरे गांव तक चले, ताकि मेरे गांव वालों को सच्चाई आप लोग बता सकें और मेरी बेटी चैन से मर सके। पाठक जी और उनकी पत्नी को इस बात में कोई आपत्ति नहीं हुई। जल्दी जल्दी सेना अस्पताल की औपचारिकता पूर्ण करके शुक्ला जी, समधी नारायण पाठक, दामाद गणेश, समधिन और सुरुचि के साथ घर चलने को निकल पड़े। जो ही शहर से बाहर निकले, भगवान कृष्ण की एक बहुत प्राचीन मंदिर पर का दर्शन करने के लिए रुके। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कंचन को देखा और शुक्ला जी से बोले, आप बेटी कंचन को लेकर गांव क्यों जा रहे हैं? इसकी मुक्ति तो बस्तर के जंगल के वनदेवी के यहाँ होनी है। आप सभी इसे लेकर तुरंत जाए, कहीं देर ना हो जाए। शुक्ला जी ने स्वामी ब्रह्मदत्त का आशीर्वाद लिया और पूर्व निर्धारित टिकट को बिना वापस किए बस्तर की यात्रा को निकल पड़े। सभी लोग साथ थे। 2 दिन की यात्रा के बाद बस्तर पहुंचे। चूंकि सभी लोग रिजर्व टैक्सी से बस्तर पहुंचे, अतः वहां एक दिन विश्राम करने के उपरांत दूसरे दिन उसी टैक्सी से बस्तर के भीषण जंगलों की तरफ चल पड़े। उस समय बस्तर पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र था। लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद सभी बस्तर जंगल के मध्य स्थित वन देवी के मंदिर पहुंचे। मंदिर से कुछ दूरी पर केंद्रीय रिजर्व बल की एक बटालियन तैनात थी और मध्य प्रदेश पुलिस का पुलिस स्टेशन भी था। पंडित नारायण पाठक, सुरुचि, गणेश और शुक्ला जी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। लगभग 1 घंटे मंदिर में पूजा अर्चना करके जो ही शुक्ला जी, पाठक जी, सुरुचि और कंचन मंदिर से बाहर निकले, ठीक उसी वक्त मंदिर से कुछ दूर स्थित पुलिस थाने के सामने 2 शेर एक दूसरे को दौड़ाते हुए आ धमके। पुलिस दल और केंद्रीय रिजर्व बल जवानों में अफरा तफरी मच गई। चूंकि वह इलाका अक्सर सुनसान रहता था, अतः किसी को जाने की इजाजत नहीं रहती। बेहद खास परिस्थिति में उस रास्ते पर जाने की अनुमति मिलती थी। चूंकि गणेश भारतीय सेना का अधिकारी था, अतः उसे जाने की अनुमति पूजा पाठ के लिए मिल गई थी। शोर शराबा होने पर गणेश सबको एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहा। एक दूसरे का हाथ खुद पकड़ लिया। बाकी सदस्यों ने भी मानव श्रृंखला की तरह आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और बचाव की मुद्रा अख्तियार कर ली। लगभग 100 मीटर आगे स्थित थाने के जवानों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों ने आपस में लड़ते और खुद की ओर बढ़ते शेरों से बचाव के लिए अपनी अपनी बंदूकें उठा ली, क्योंकि जंगल में भागना शेर से भी कठिन चुनौती थी। फिर फायर करना शुरू किया। शेर कभी जंगल में पेड़ की ओट में चले जाते और कभी दिखने लगते।
बंदूकों की फायर की आवाज से गणेश तो नहीं, मगर गणेश के पिता कंचन, सुरुचि और शुक्ला जी दहशत में किसी अनहोनी की आशंका में भयाक्रांत थे। उधर रुक रुक कर फायर होता जा रहा था। इसी बीच बहुत जोर का अंधड़ तेज रफ्तार से आया। सब एक दूसरे से हाथ छुड़ाते भागने की कोशिश करने लगे। बाकी सब तो बन देवी के मंदिर में पहुंच गए, मगर कंचन पता नहीं कैसे घनघोर जंगल में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर चली गई। वह भाग ही रही थी कि उसके कानों में तेज आवाज आई, कहाँ भाग रही हो? मैं तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। कंचन एकाएक रुकी और उसे लगा कि शायद उसके पीछे भाग रहे उसके पिता, सास या पति या ससुर की आवाज हो। मगर खड़ा होकर देखा तो चारों तरफ निर्जन सुनसान। गणेश, उसके पिताजी, माताजी और उसके पिताजी का दूर दूर तक कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। फिर वही कड़कती आवाज बिराने को तोड़ती गूंजी, घबराओ नहीं राजकुमारी पूषा। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं पिछले 300 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब से तुमने मेरे सीने में मेरी ही तीर से वार किया, उस दिन से आज तक मेरे शरीर से खून का रिसाव हो रहा है। वह शरीर तो तुम्हारे मारे तीर से छूट गया और मैं जन्म दर जन्म लेता गया, लेकिन 2 चीजें नहीं भूली, एक तो तुम्हारी मारी तीर का घाव और दूसरा तुमसे मेरा प्यार। राजकुमारी पूषा, कुछ याद आया तुमको? कंचन ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? कुछ भी याद नहीं आया। फिर वही आवाज गुर्राए, जब तक तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करती तब तक तुम्हें कभी चैन नहीं मिल सकता है। कंचन ने कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सामने क्यों नहीं आते? पूछा, मैं सामने तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर लेती। इसके बाद उसने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम पूषा था और तुम ओरछा राजा की पुत्री थी। तुम अपने पिता के साथ शिकार खेलने और सीखने की जिद की और पुत्री हट में पिता ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर तुम्हें शिकार पर साथ लेकर आए। उनके साथ सेना की टुकड़ी भी थी। तुम शिकार सीखने और प्रवीणता हासिल करने की जिद पिता से करती और पिता पुत्री प्रेम में शिकार करने की अवधि एक एक दिन बढ़ाते जाते। इसी प्रकार एक एक दिन के चक्कर में महीनों बीत गए। इस दौरान तुम्हारे राजसी गुरूर ने ना जाने कितने ही निरीह जानवरों का वध कर डाला। जिस दिन तुम शिकार के प्रशिक्षण के बाद लौट रही थी, तभी एक मादा शेरनी का शिकार करने हेतु उसका पीछा करते करते इन्हीं जंगलों में इतनी दूर चली आई, जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं था। तुम्हारे पिता ओरछा नरेश को यकीन था कि तुम निपुण शिकारी हो एवं अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो, अतः डरने की कोई बात नहीं। वह तुम्हारा जंगल के बाहर इंतजार करते रहे। इसी बीच हमारे कुमरा जनजाति के लोग वहां पहुंच गए और तुम्हें वध कर तुम्हारा मांस खाने की नियत से बंधक बनाकर ले आए। पीछे पीछे तुम्हारा स्वामी भक्त घोड़ा भी आ गया। जब मेरे साथी तुम्हें लेकर आए और वध करने ही वाले थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने अपने साथियों को समझाया, मनाया और तुम्हें गोद में उठाकर इसी पेड़ पर बने अपने झोपड़ी में लाया। चूंकि हम लोग कोई वस्त्र नहीं पहनते, अतः राजकुमारी जी भय और लाज से आपका चेहरा लाल हो गया था और आप मुझ जैसे बेरहम आदि मानव को भी प्रेम के आमंत्रण को विवश कर दिया। मैंने राजकुमारी तुम्हारे वस्त्र फाड़ डाले। देखा कि तुम उस वक्त रजस्वला थी, मगर हमारे समुदाय का सिर्फ एक ही नियम है, सिर्फ जीना। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती वासना तृप्त करनी चाही, तभी तूने मेरी पीठ पर लगे तरकस से एक जहरीली तीर मुझे प्यार में धोखा देकर निकाला और मेरे सीने में भोंक दिया। तुम पेड़ से नीचे अपने घोड़े पर कूदकर भाग गई। राजकुमारी पूषा, याद आया कुछ? तभी राजकुमारी पूषा को सारी घटना याद आ गई और वह पेड़ से लिपटकर अपना प्यार इजहार करने लगी। तभी लगभग 22-23 फुट का लंबा नौजवान पेड़ से निकला, जिसकी छाती में पूषा ने तीर घोंप दिया था। पूषा डील डॉल में उस विशालकाय नौजवान के सामने बच्ची लग रही थी। पुनः उसने पूषा को गोद में उठाया और अपने उसी अंदाज में पेड़ की उसी डाली पर ले गया, जहां से पूषा उसके सीने में तीर भोंक कर भागी थी। उसने अपना तरकस तीर पूषा को दे दिया, कहा, पूषा अब की बार धोखे से नहीं, मैं तुम्हें खुद एक और तीर मारने के लिए अनुरोध करता हूँ। पूषा ने तीर और तरकश फेंक दिया और फूट फूट कर रोने लगी और लिपट कर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इधर आपस में लड़ते शेर भी जाने कहाँ चले गए पता नहीं चला।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मध्य प्रदेश पुलिस ने फायरिंग बंद कर दिया। अंधड़ की तेज हवा भी बंद हो गई। तब पंडित नारायण पाठक, सुरुचि शुक्ला जी कंचन को खोजने लगे। शुक्ला जी ने खींचकर कहा, क्यों आप लोग उसे खोज रहे हैं? चली गई, ठीक ही हुआ। आप सभी संकट से मुक्त हुए। अब किसी को जलालत नहीं झेलनी होगी, मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा। अच्छा ही हुआ, हमें भी अब चैन से मरना नसीब होगा। तभी पंडित नारायण ने कहा, शुक्ला जी आप कैसी बात कर रहे हैं? बेटा गणेश, कोई जुगाड़ लगा जिससे कंचन को हम लोग खोज सके। तभी गणेश ने कहा, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनको जंगल के बारे में पता है। सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन लोगों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल से कंचन के एकाएक गायब होने की व्यथा बताई। तुरंत ही पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के जवान और पंडित नारायण के साथ कंचन को खोजने चल दिए। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी वहां पहुंचे जहां कंचन पेड़ से लिपटी हुई थी। उसके आंखों से अश्रुधार बह रही थी। गणेश सबसे पहले कंचन के पास गया, बोला, तुम इस भयंकर जंगल में जीवित सुरक्षित हो, ईश्वर का बड़ी कृपा है। कंचन ने गणेश का हाथ झटकते हुए कहा, मैं कंचन नहीं पूछा हूं, मैं ओरछा के राजा की बेटी हूं, मेरा पति यह कुमरा है। तुम लोग कौन हो? तभी आकाश में बिजली कड़कने जैसी आवाज आई और कंचन बेहोश होकर गिर पड़ी। जोर जोर से आवाज आने लगी, पूछा, तुमने मेरे प्यार को मान दिया, सम्मान दिया। अब मेरी आत्मा तुम्हारे प्यार की आत्मा से मिल गई है। अब तुम सदा निडर बेखौफ रहो। वहां उपस्थित सबने आवाज सुनी, पर कौन कहां से बोल रहा है पता नहीं चला। सब लोग पुनः पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल का धन्यवाद करके अपने घर को प्रस्थान कर दिया। 2 दिन की यात्रा के बाद लोग अपने गांव पहुंचे। वहां जश्न का माहौल था, क्योंकि जो लोग या पशु बच्चे गायब थे सब यथावत मौजूद थे। पंडित नारायण और गणेश को देख गांव के साथ सारे क्षेत्र के लोग माफी मांगी और पुनः परिवार की गरिमा कंचन बहू के साथ लौट आई। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।